तो जय हिंद। तो देखिए आज जो है रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में जो कि साइंस का क्वेश्चन ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम जो है रिवीजन करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान को, ठीक है। लगभग 100 क्वेश्चन मैं रिवीजन करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी साथ में रिवीजन करो, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। समझ में आ गया? कह रहा प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी की इकाई है कि समय की इकाई है कि द्रव्यमान की इकाई है कि प्रकाश तीव्रता की इकाई है। तो जो प्रकाश वर्ष होता है दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है बाबू? दूरी की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर मात्रक है, मतलब एम्पियर केकर मात्रक है। तो एम्पियर प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है, या विद्युत आवेश का मात्रक है, या विद्युत धारा का मात्रक है, या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो जो एम्पियर होता है बाबू विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, मतलब कि जो ऑप्शन दिया है उनमें से कौन समय का मात्रक नहीं है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो ये इस तरह का जब क्वेश्चन नहीं वाला पूछेगा तो आप बहुत ही सावधानी से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि बच्चे जो है इसमें गलती कर जाते हैं, सोचते हैं कि समय का मात्रक पूछ रहा है, ठीक है, जो कि जस्ट अपोजिट पूछ रहा है कि समय का मात्रक कौन नहीं है। तो जो समय का मात्रक इसमें ऑप्शन दिया है अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू जो प्रकाश वर्ष है ये चंद्रमा जो समय का मात्रक नहीं होता है, लेकिन जो अधिवर्ष और चंद्रमास ये सब समय के मात्रक होते हैं। उसी में घंटा भी होता है, मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है। अधिवर्ष, चंद्रमाह ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। समझ में आ गया? अगला जो क्वेश्चन है कह रहा पारसेक इकाई है, दूरी की इकाई है, समय की इकाई है, या प्रकाश की चमक की इकाई है, या चुंबकीय बल की इकाई है। तो जो दूरी है, पारसेक जो होता है वो दूरी की इकाई होता है। दूसरी क्वेश्चन दिमाग में याद रखना कि पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ी लंबी इकाई है। समझ में आ गया? सबसे बड़ी इकाई है पारसेक जो है, दूरी का सबसे बड़ी इकाई है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का बड़ी इकाई होता है। समझ में आ गया? खगोल वर्ष भी होता है। समझ में आ गया? तो ये सब माइंड में अपने रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला जो दिया है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये सही है। जो डेसिबल होता है ध्वनि की प्रबलता को बताता है कि ध्वनि कितना तेज बोला जा रहा है, उसकी प्रबलता को नापने के लिए डेसिबल की इकाई का यूज करते हैं। समझ में आ गया? कह रहा अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, सही है। अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई होती है। पावर की इकाई क्या होती है? अश्वशक्ति में नापते हैं, हर्स पावर जिसको बोलते हैं। समझ में आ गया? फिर कह रहा समुद्री मील दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है कि समुद्री मील जो बाबू होता है दूरी की इकाई होती है। फिर कह रहा सेल्सियस उष्मा की इकाई है। बहुत ही खतरनाक लाइन लिखा है, सेल्सियस उष्मा की इकाई है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि उष्मा यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, उष्मा बढ़ रहा है तो सेल्सियस में नापते हैं, इतना डिग्री सेल्सियस ये था वो था। तो बाबू ये गलत लिखा हुआ, ठीक है ना। जो सेल्सियस होता है उष्मा की इकाई नहीं होता है। चलिए अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो होता है ऑप्शन दिया है ज्योति तीव्रता का मात्रक, या ज्योति फ्लक्स का मात्रक, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ल्यूमिनस होता है, ल्यूमेन होता है, जो ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। किसकी मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पास्कल, जो पास्कल पीए से डिपेंड करते हैं। पास्कल को किससे प्रदर्शित करते हैं? पीए से। तो कह रहा पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल जो है आर्द्रता की इकाई होती है, या दाब की इकाई होती है, या द्रव्यमान की इकाई होती है, या वर्षा की इकाई होती है। तो जो पास्कल होता है बाबू दाब की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? पास्कल। पास्कल दाब की इकाई होती है। कोई भी चीज़ आप खूब तगड़े से दाबिएगा तो पचक जाता है। क्या हो जाता है? पचक जाता है। तो पचक से पास्कल याद रखिएगा। समझ में आ गया? तो दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो पास्कल जो है आपका दाब की इकाई हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे जो क्वेश्चन है कह रहा कैंडिला, क्या चीज़? कैंडिला मात्रक है। किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, या ज्योति तीव्रता का। तो ऑप्शन 4 सही है इसका। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। आगे कह रहा क्वेश्चन यंग प्रशास्था गुणांक का यसाई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो यसाई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दिमाग में रखिएगा, ये अक्सर फंसाएगा। न्यूटन पर मीटर देता है तो गलत है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ध्यान दीजिएगा।
क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है यंग प्रशास्ता का SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है। मतलब कि जो हमारे नीचे लिखा गया इसमें, तो किसका बीमीय सूत्र नहीं है, तो बल का या दाब का, या फिर कह रहा आवेग या संवेग का, कार्य या ऊर्जा का, भार या बल का। तो बाबू जो बल और दाब जो होता है इसके जो है वो बीमीय सूत्र हम लोग नहीं लिखते हैं। समझ में आ गया। भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र इनका नहीं होता है। समझ में आ, किसका, बल और दाब का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अदिश राशि है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, तो ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग या उपयुक्त सभी। तो बाबू जो इसमें संवेग और बल आघूर्ण है ये सदिश राशियां होती हैं। इनमें दिशा और द्रव्यमान दोनों निश्चित होता है। समझ में आ गया। परिणाम और दिशा दोनों निश्चित होता है, बट जो अदिश राशि होती है इसमें दिशा नहीं होता, सिर्फ परिणाम होता है। समझ में आ गया। तो ऊर्जा में दिशा नहीं लगता, ऊर्जा का कोई दिशा नहीं कि ऊर्जा इधर ही बहेगा, इधर बहेगा, ऐसे बहेगा, इसका कोई दिशा नहीं होता। तो ऊर्जा जो होता है आपका अदिश राशि है, बिना दिशा के होता है। समझ में आ गया। फिर कह रहा निम्नलिखित में सदिश राशि है, यानी कि सदिश राशि कौन सा है, तो वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई दिया है। तो वेग जो होता है सदिश राशि होती है। जो वेग होता है वो दिशा भी बताता है कि वेग है, जैसे कहा कि 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पूरब की दिशा में जा रहा है। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो दिशा और प्रमाण दोनों होता है तो वो आपका सदिश राशि कहलाता है। समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन वेग सही रहेगा। ठीक है। अगला कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान जो होता है उससे संवेग और वेग के अनुपात को निकाला जाता है। द्रव्यमान बराबर संवेग बटे वेग होता है। समझ में आ गया सबको। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का गति समान होगा, या फिर गति उसका जो है गति समान होगा, या वेग समान होगा, या त्वरण समान होगा, या बल समान होगा। यानी कि कोई भी वस्तु अगर फ्री एयर में गिर रही है, फ्री जगहों पे गिर रही है जहाँ पे कोई एयर वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे उसकी गति कैसी होगी, समान होगी, वेग समान होगा, या त्वरण समान होगा, या फिर जो है बल समान होगा। तो बाबू इसका जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, वो समान होता है। ठीक है। जब कोई वस्तु गिरती है तो उसका त्वरण समान होता है। आप दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। यानी कि 2 kg द्रव्यमान का कोई चीज़ है, उस पर 5 न्यूटन जब बल लगाते हैं तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होता है। कोई चीज़ 2 किलो समान है, उस पर 5 किलो का बल लगा के छोड़ा जाए तो उस पर त्वरण कितना उत्पन्न होगा, क्या होगा, त्वरण कितना उत्पन्न होगा। तो तुरंत आप क्या करेंगे, 5 में 2 से भाग दे देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में तुरंत 5 से 2 में भाग देंगे, क्योंकि इसके पहले आपने जो है फार्मूला को आपको पता भी होगा कि अगर त्वरण उत्पन्न करना, त्वरण पता करना है तो त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। समझ में आ गया। अब द्रव्यमान और बल से भाग दे देंगे तो आपका 2.5 मीटर प्रति सेकंड उसका त्वरण का आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं होता है। यानी कि कोई भी वस्तु के दिशा में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक कोई वस्तु उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। समझ में आ गया। ये कह रहा है कि न्यूटन का कौन सा लॉ है, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थित है तो स्थित ही रहेगा, कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी वस्तु काम ना करे। समझ में आ गया कि नहीं। तो न्यूटन का प्रथम नियम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राकेट के सिद्धांत कार्य करता है। राकेट का जो सिद्धांत होता है वो किस पर कार्य करता है, राकेट का सिद्धांत, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है राकेट। समझ में आ गया। राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण पर काम करता है। समझ में आ गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, कोई घोड़ा है जो है एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका का कारण है। मतलब कि अश्वरोही अगर जो घोड़ा है अगर एकाएक चलना शुरू कर दे तो जो है अश्वरोही के गिरने का आशंका का कारण है। मतलब कि इसमें कौन सा रीजन हो सकता है, तो जो विश्राम जड़त्व यानी कि वो विश्राम अवस्था में है व्यक्ति
और जो है घोड़ा अचानक से जो है गति में जब आएगा तो व्यक्ति गिरने की संभावना बन सकती है, तो उसको कहते हैं विश्राम जड़त्व। इसमें जड़त्व आघूर्ण भी दिया ऑप्शन में, द्रव्यमान संरक्षण नियम भी दिया, गति का तीसरा नियम भी दिया। तो बाबू आप जो है विश्राम अवस्था में, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है, जब ट्रेन में आप बैठे रहते हो, ट्रेन अचानक से जब चालू होकर चलने लगता है तो वहाँ पर भी विश्राम जड़त्व का नियम लगता है। बात समझ में आएगा, आपको झटका महसूस होता है, तो ये बात भी अपने दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है बाबू, इसके द्वारा, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा। तो जो बस चलता है तो हमारी बॉडी जो होती है बस के साथ गति अवस्था में होती है, और बस जब अचानक से विराम अवस्था में आता है तो हमारी बॉडी भी विराम अवस्था में आने की कोशिश करती है, जिस वजह से हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम करता है, यहाँ पे है। बात समझ में आ गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि बल का गुणनफल है, यानी कि बल के फार्मूले में क्या आता है? तो बल का गुणनफल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण होता है। समझ में आ गया? क्योंकि आपको पता है, अभी इसके पहले बताया हूँ कि त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा शरीर का वजन कहाँ पे कितना अधिक होता है इस चीज़ को? तो शरीर का वजन पहला ऑप्शन दिया है कि पृथ्वी के सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या फिर ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो बाबू शरीर का जो वजन होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो जो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव नीचे के दोनों होते हैं, उन पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपका वजन सबसे अधिक नापा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? चलो आगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेजुएशनल फोर्स अधिक होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। समझ में आ गया? जहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा वहाँ आपका वेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, जहाँ कम होगा वहाँ कम हो जाएगा। जैसे अभी चंद्रमा पर चले जाओ, गुरुत्वाकर्षण बल कम है, आपका वेट तुरंत घट जाएगा। बात दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, कह रहा किसी मनुष्य का भार अगर पृथ्वी पे 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो आप याद रखिएगा कि अगर पृथ्वी और चंद्रमा से रिलेट करके किसी भी चीज़ का भार निकाला जाता है, तो अगर किसी भी व्यक्ति का भार 600, किसी भी चीज़ का भार जो है बल, किसी भी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 6 न्यूटन का है, यानी कि मनुष्य जो है पृथ्वी पर 6 न्यूटन का बल लगा के खड़ा हुआ है, 600 न्यूटन, तो चंद्रमा पे कितना लगाएगा? तो उसका 600 गुणे 1/6 कर दोगे, यानी कि 600 का 6वां भाग, तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। तो चंद्रमा पे वो 100 न्यूटन का बल लगाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? चलो, जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर कोई चीज़ आप पत्थर यहाँ पे छोड़ते हो धरती पे, तो जिस बल से जाएगा, मान लो कि ये जा रहा है आपका 30 न्यूटन बल से नीचे गिर रहा है, ठीक? अगर यही पत्थर चंद्रमा पे छोड़ोगे तो ये 6 न्यूटन बल से नीचे गिर, सॉरी, ये जो है आपका 5 न्यूटन बल से नीचे गिरेगा, क्योंकि 1/6 से आप गुणा कर दोगे तो वो जो हो जाएगा चंद्रमा के निकल जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है। कोई व्यक्ति है, पृथ्वी की सतह पर उसका भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? उसका पृथ्वी के सतह पर अगर उसका भार 29.9 है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान 3 किलो होगा। समझ में आ गया कि नहीं? कैसे? क्योंकि देखो, जो आपका 10 न्यूटन होता है वो 10 न्यूटन बराबर, यानी कि कुल मिला जुला के 9.8 न्यूटन बराबर होता है 1 किलो के। अगर आप कोई चीज़ दबोट रहे हो नीचे ना तराजू पे, अगर मान लो डिजिटल वाला तराजू है, उस पर आप अगर 9.8 न्यूटन बल से दबाओगे तो 1 केजी काटा बताएगा। समझ में आ गया होगा ये बात? इस बात को दिमाग में आप बैठा लीजिएगा कि अगर 9.8 न्यूटन के बल से आप दबोचते हो तब जाकर के 1 केजी बल उत्पन्न, 1 केजी वेट वहाँ पे उत्पन्न होगा, द्रव्यमान उत्पन्न होगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि 29.4 न्यूटन का बल अगर हम इस पे लगाते हैं तो कितना किलो बताएगा? तो एक्सप्रोक्स 3 किलो बताएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 3 किलो। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है
यानी कि पृथ्वी पर अगर वो 10 फीट कूदता है, यानी कि 8 फीट कूदता है, 10 फीट कूदता है, तो चंद्रमा पर उससे अधिक 15 फीट कूद रहा होगा। मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ इस बात को। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है पृथ्वी पर जितना छलांग लगाता है उससे अधिक चंद्रमा पर लगाता है, तो ये कारण क्या है? तो ये कारण बहुत गुरुत्वाकर्षण है, मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें। तो ये कारण जो है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो है ये ज़्यादा उछालता है, यानी कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है कम होता है पृथ्वी की अपेक्षा। बात समझ में आ गई ना? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होता है वो होता है 9.8 न्यूटन। कितना होता है? 9.8 न्यूटन। आप याद रखिएगा 9.8 न्यूटन, 1 किलो बराबर 9.8 न्यूटन, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक ना। आगे क्वेश्चन चलते हैं। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, यानी कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वो टार्क होता है। क्या होता है? टार्क होता है। दिमाग में बैठाइएगा कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टार्क। क्या होता है? टार्क होता है, ठीक है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। कह रहा है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान जो उसका है 9 डिग्री से 3 डिग्री कर दिया जाए। तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ये दो चीज़ें होगा। जब उसके तापमान को आप घटाओगे, यानी कि 9 डिग्री है तो उसको जो ले आओगे 4 डिग्री तक, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो है आयतन घटेगा खरखरा के। और जब 4 डिग्री से नीचे जाओगे बाबू तो उसका आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री के बाद वो जमना शुरू हो जाएगा, तो उसका आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पहले वो घटेगा फिर बाद में बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। एक बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ, उसके ऊपर एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा रख दिया गया है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल घटेगा या बढ़ेगा या उतना ही रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा। तो इसका ऑप्शन जो है उतना ही रहेगा, क्योंकि आप जो है अगर शादी विवाह में आप लोग जो है देखे होंगे, ड्रम वरम में जब पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ़ डाल देते हैं तो वो बढ़ता नहीं है। जैसे मान लो कि बर्फ़ पड़ा, जितना बर्फ़ पानी ऊपर आया बर्फ़ डालने के बाद, वो पानी आप उस पर चीना खास दो और पूरा बर्फ़ जब गल जाएगा तो उससे ऊपर पानी नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऐसे होता तो ड्रम से पानी नीचे गिरने लगता। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी बीकर में आप बर्फ़ का टुकड़ा डालते हो, उस बीकर में पानी है तो पानी का जो है जगह भरेगा नहीं। समझ में आ गया? अगला कह रहा है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है बोतल, ये पूछ रहा है। तो पानी जमने पर फैलता है। मैंने आपको बताया कि जब 9 डिग्री सेल्सियस को, अभी क्वेश्चन इसके पहले वाले में, जब 9 डिग्री सेल्सियस को 3 डिग्री सेल्सियस तक ला रहे थे हम लोग, तो ऑप्शन ये सही हुआ कि पहले वो घटेगा फिर बढ़ेगा। तो आपको पता होगा पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू होता है, तो यही रीज़न है कि वो बढ़ने लग रहा है। ठीक यही प्रकार जब पानी को फ्रीज में हम रखते हैं तो वो पानी जमता है, जमने के साथ साथ उसके जो आयतन होते बढ़ते हैं, जिस कारण बोतल फट जाता है या फिर जिस कारण जो है बोतल का ढक्कन टाइट हो जाता है। आप इस समय गर्मियों के मौसम में जब पानी फ्रीज में रखते होंगे तो उसके ढक्कन टाइट हो जाते होंगे। क्योंकि जो है उसका वो बढ़ रहा है, जो उसके आयतन है उसको बढ़ता है, जब वो ठंड होगा तो बढ़ेगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को माइंड में रखिएगा बाबू। क्वेश्चन जो है आसान नहीं पूछने वाला है, यही तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और आप कंफ्यूज रहोगे। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर करोगे तब तक आप जो है नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया ना? तो इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि अगर आप सड़क पर चल रहे हो वहाँ चलना उसके अपेक्षा बर्फ़ पे चलना कठिन है। क्योंकि बर्फ़ में सड़क के अपेक्षा घर्षण कम होता है। जो सड़क होता है ना उसकी घर्षण अधिक होती है, लेकिन बर्फ़ की घर्षण कम होती है। इस कारण जो है सड़क पर चलना आसान होता है और बर्फ़ पे चलना कठिन होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, तो छोटी सी बात थी, आपको पता होगा। फिर कह रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज़ कहाँ आता है? समुद्र में आता है। तब जहाज़ थोड़ा
ऊपर जाएगा या का स्तर जितना था उतना ही होगा या थोड़ा नीचे जाएगा। ठीक है, तो बात को समझिएगा। कह रहा कि कोई जहाज है नदी में तैर रहा था। ठीक है, तो नदी में तैर रहा था, मान लो ये जहाज है, तो नदी में तैर रहा था तो उसकी पानी यहाँ तक आ रही थी। जहाज इतना अंदर डूबा था और जहाज का इतना पोजीशन ऊपर था, पानी यहाँ तक आ रही थी। ठीक, अब कह रहा कि अगर इसी जहाज को ले जा करके समुद्र में छोड़ दिया जाए तो क्या ये जहाज और नीचे जाएगा या फिर इसकी पानी का लेवल, ये जहाज ऊपर आएगा, क्या स्थिति घटेगी? तो बाबू आपको पता होगा कि समुद्र जो होता है उसका दबाव बहुत ज़्यादा होता है, उसकी घनत्व ज़्यादा होती है समुद्र के पानी की, और जो ये नदी का पानी होता है उसका घनत्व बहुत कम होता है, जिस कारण जो है जहाज अंदर धंस जाता है। लेकिन जो ही वो जहाज पानी समुद्र में पहुंचेगा बाबू, तो उसका डेंसिटी अधिक होता है समुद्र के पानी का, जिस कारण जहाज अंदर नहीं घुस पाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, जहाज जो होता है ऑप्शन थोड़ा ऊपर आ जाएगा। जहाज क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो बात को आप समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो जहाज क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन चलो बात करते हैं। कह रहा है लोहे की कील पारे में तैरती है। अगर लोहा का कील है पारे में तैरती है और पानी में जो है डूब जाती है, रीज़न क्या है? तो आपको वही पुराना रीज़न जो भी जस्ट बताया कि जो पारे की डेंसिटी होती है वो अधिक होती है, जिस कारण लोहा डूबता नहीं है, लोहे की कील डूबती नहीं है, तैरने लगती है। और पानी की डेंसिटी पारे के डेंसिटी से कम होता है, जिस कारण पानी में लोहा डूब जाता है। तो आप याद रखिएगा कि लोहे का घनत्व पानी के अपेक्षा अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। समझ में आ गया? जो लोहे का डेंसिटी होता है वो पानी की अपेक्षा अधिक होता है और पारे से कम होता है, जिस कारण जो है लोहा का कील पारे के ऊपर तैरने लगता है। बात समझ में आ गई ना? यानी कि जो पानी का घनत्व है लोहा अधिक होता है, जिस कारण डूब जाएगा, और पारे का घनत्व अधिक होता है लोहे के अपेक्षा, तो लोहा के ऊपर तैरने लगेगा। सिंपल सी बात है। आगे चलो चलते हैं। कह रहा है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब वो जमने वाला होता है उस समय उसका घनत्व सबसे अधिक होता है, उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, फिर कह रहा वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होती है। जो वस्तु की मात्रा अगर हम लोग बदलते हैं, ठीक है, तो क्या परिवर्तन होता है? तो उसका घनत्व जो होता है वो परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? घनत्व उसका परिवर्तन हो जाएगा, उसकी मात्रा में अगर परिवर्तन हम लोग करते हैं। ठीक, अगला कह रहा है समुद्र में प्लावन करते आइस वर्ग, समुद्र में प्लावन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठता है? तो समुद्र में प्लावन करते जो आइस वर्ग होते हैं वो 1/10 भाग उसका ऊपर रहता है। कितना? 1/10 भाग। मान के चलो कि अगर समुद्र में कोई बर्फ़ जो है तैर रहा है, ठीक है, तो अगर समुद्र के बर्फ़ की जो हाइट है अगर 10 फीट है तो 9 फीट उसका पानी के अंदर रहेगा, सिर्फ 1 फीट बर्फ़ ऊपर दिखाई देगा और वही तैरता हुआ दिखाई देगा। तो वही पूछ रहा है कि समुद्र में अगर कोई बर्फ़ तैरता है तो उसकी कितनी हाइट ऊपर दिखाई देती है? तो उस बर्फ़ के हाइट का 1/10। समझ में आ गया? तो करोगे तो अपना आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो 1/10 दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? अगर मान लो 2 बर्फ़ है उनको आपस में दबाया जाए और वो आपस में चिपक जाते हैं। आप रोल खाए होंगे मार्केट वगैरह में, जो बर्फ़ को छील करके गिलास में भर करके उसमें कुछ डालते हैं सब, तो वो बर्फ़ अभी अलग अलग कर दिया उसको मशीन से, फिर गिलास में डालता है, थोड़ा दबाव डालता है, वो बर्फ़ आपस में चिपक जाते हैं। ये रीज़न क्या है कि आपस में चिपक जाते हैं? तो इसका जो रीज़न होता है, दाब अधिक होने पर बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। क्या होता है? गलनांक जो होता है घट जाता है, जिस कारण वो आपस में चिपक जाते हैं। अगर गलनांक जब बढ़ता है तब जा कर के जो है बर्फ़ एक दूसरे से अलग होते हैं, और दाबने पर उसका गलनांक घट जाता है, जिससे वो आपस में चिपक जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो गलनांक घटने के कारण वो आपस में चिपक जाते हैं, दिमाग में रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। यानी कि हवाई जहाज़ से यात्रा जब करते हैं तो पेन की जो स्याही होती है वो निकलने लगती है ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वायुदाब की क्या होती है? कमी के कारण वायुदाब की कमी वहाँ हो जाती है। हमारे जो हम जिस वायुमंडल में हम लोग जिसमें हैं, यहाँ की वायुदाब इतनी अच्छी है कि हम लोगों को दबा के रखा हुआ है।
ठीक है। और पेन के अंदर जो इंक भरा जाता है उसको दबा के रखा हुआ है, इंक को बाहर नहीं आने दे रहा है। यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, यहाँ की जो वायुदाब है। लेकिन जब वायुदाब यानी कि हेलीकॉप्टर से जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो वहाँ की वायुदाब कम हो जाती है, सहिया को ढकेल नहीं पाता है, क्योंकि ये शाही इसमें भरा है, हम ढकेल कर रखें तो सहिया नहीं निकलेगा। लेकिन जो है जब ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक शाही फेंकने लगेगा कि नहीं, जब कौन ढकेलने वाला ये नहीं है तो सहिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है, इसको समझ सकते हो कि हवाई जहाज़ से जब ऊपर जाया जाता है तो पेन का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब कम है, तो जिस कारण पेन की शाही बाहर निकलने लगती है। बात समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे, 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। जो ऊंचाई पे हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे जो तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही क्यों उबलने लगता है, क्योंकि वहाँ की जो वायुमंडलीय दाब होता है ना बहुत कम होता है, अभी आपको बताया। और अगर एवरेस्ट पर्वत पे चल जाओगे पेन लेकर के तो और पेन पोक देगा बाहर, समझ में आ गया ना। तो ये माइंड में रखिएगा कि 100 डिग्री क्योंकि वहाँ दाब कम होता है जिस कारण उबलने लगता है। बात समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, जो साबुन के अंदर बुलबुले होते हैं, साबुन के जो बुलबुले होते हैं के अंदर का दाब कितना होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो साबुन का बुलबुला होता है ना वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आप कहोगे सर ये कैसे समझ सकते हैं इस बात को समझो। अगर मान लो कि किसी भी चीज़ का दाब, जैसे मैं तुमको दबा रहा हूँ, अगर तुम कमज़ोर रहोगे बाबू तो तुरंत दब जाओगे, समझ में आ रहा कि नहीं। अगर तुम कमज़ोर नहीं रहोगे तो मैं दब जाऊँगा। क्लियर। इसी प्रकार जब साबुन को हम लोग घोरते हैं तो उसमें बुलबुला निकलता है, गोल गोल निकलता है कि नहीं, और जब वो बुलबुला निकलता है तो उसको वायुमंडल उसको दाब के फोड़ नहीं पाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो बुलबुला होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है, बुलबुला का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। समझ में आ गया। तभी तो वो वायुमंडल में अपने लिए एक स्पेस बना लेता है गोल सा, अगर दाब कम होता तो नहीं बना पाता। समझ में आ रहा होगा इस सारी बात। आगे चलो बढ़ते हैं। कह रहा है वायुदाब मापी की रीडिंग, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है कि मौसम तूफानी होगा। कैसा होगा, तूफानी होगा। जब वायुमंडलीय जो वायुदाब मापी यंत्र होता है अगर अचानक से उसकी सुई में गिरावट आने लगी तो इसी से पता चल जाता है कि वायु में तूफान आने वाला है। क्यों तूफान आने वाला है, क्योंकि जो उसकी वायुमंडलीय चीज़ें होती हैं ना बाबू वो डिस्टर्ब होने लगती हैं, जिस कारण उसमें गिरावट आने लगता है, और जिस कारण जो है वहाँ पे हमको पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है। समझ में आ गया। आगे फिर चलते हैं। कह रहा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। प्रेशर कुकर में खाना इसलिए ज़्यादा जल्दी पकता है क्योंकि उसका दाब ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर माने दाब, प्रेशर कुकर का नाम है एक ऐसा कुकर जिसमें प्रेशर होता है तो प्रेशर कुकर नाम पड़ गया। तो दाब ज़्यादा होता है इसलिए जल्दी खाना पक जाता है। तो आके अगर खूब दबा देंगे तो तू ही पक जाओगे, एकदम गुलगुल हो जाओगे। तो दबोट देखो पड़िया तो आ रही पचक जाएगा। समझ में आ गया। तो बेचारा चावल को दाब के रखा है वही तो वैसे बेचारा हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो वही चीज़ कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम के कारण उबलता है जिस कारण जो है वहाँ पे पक जाता है। समझ में आ गया। अगला देखो। कह रहा हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का जो गुब्बारा होता है वायु से ऊपर जाकर के क्या होता है, फट जाता है। फिर वह बात हे देख यहाँ था तो वायुमंडलीय जो दाब थी उसको दबा के रखा था, ये फैलने नहीं पा रहा था। हाइड्रोजन वायु इसको फैलने नहीं दे रहा था क्योंकि जो वायु बाहर की वायु है और अंदर जो हाइड्रोजन की है, तो हाइड्रोजन जो है वायु के अपेक्षा जो हमारे बाहरी वायुमंडल हैं इनके अपेक्षा कमज़ोर है, तो ढकेल नहीं पा रहा है, तो गुब्बारा फैलवे नहीं कर रहा है। अब बाबू गुब्बारा को ले गया ऊपर, किसी को मारना हो तो कहाँ ले जाओ ऊपर, अब ले गया गुब्बारा को ऊपर ले गया तो वहाँ पे दाब कम होगा, वायुमंडलीय दाब। और जब दाब कम होगा तो ये हाइड्रोजन वहाँ अपने आप को फैलाएगा, फैला दिया। अब फैलाते फैलाते फूट जाएगा गुब्बारा। समझ में आ गया कि नहीं। सिंपल सी बात है। तो
तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गया? तो जो हाइड्रोजन से भरी रबड़ की गुब्बारा जब ऊपर जाता है तो फट जाता है, सिर्फ और सिर्फ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो गुब्बारा फट जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कह रहा सूर्य के निरंतर ऊर्जा का सृजन, सूर्य के निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो सूर्य में निरंतर ऊर्जा का जो है, अब से सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण। किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण जो है सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन का कारण होता है। बात समझ में आ गई? आगे चलो चलते हैं। कह रहा है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? अबे यार, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थिर ऊर्जा होगी। अरे चाबिया का ऐसा भर दिया, छोड़ दो, स्थिर हो गई, धीरे धीरे चलेगी, स्थिर ऊर्जा। सिंपल सी बात है कि नहीं? किसी भी चीज़ में चाबी भरते हो तो रुक जाता है कि नहीं? ये जहाज बचपन में वो छोटका जहाज, जब आप चाबी भरे होगे, ले रुक गया, ले रुक गया, ले रुक गया। चाबी जब भरेंगे तो स्थिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्थिर ऊर्जा आ जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? ओके, तो स्थिर ऊर्जा आ जाएगी। फिर कह रहा निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया चलती हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, चलता हुआ हथौड़ा, यानी कि कोई हथौड़ा पीट रहा है, या खींचता हुआ धनुष। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो जब धनुष को आप खींचोगे ना तो ये स्थिर होगा बाबू, और इसमें जो है गतिज ऊर्जा नहीं है, रुका हुआ है धनुष। ये तो खींचे हो तो रुका है ये, और बंदूक के गोलियां जाएगा सर, गतिज ऊर्जा। हथौड़िया गिर रहा है, किसमें? गतिज ऊर्जा में। समझ में आ गया कि नहीं? और बहते हुई पानी गतिज ऊर्जा में। तो जो धनुष खींचते हैं ये आपका स्थितिज ऊर्जा में है। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन कहता है कि जब एक चाल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? मतलब कोई वस्तु जो है चल रही है, ठीक है, और उसकी गति को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो 4 गुनी हो जाती है। सिंपल सी बात है। दुगुना करोगे तो ये 4 गुना हो जाएगा, 1 गुना रहोगे तो 1 2 गुना रहेगा, 2 गुना करोगे तो 4 गुना रहेगा, 3 गुना करोगे तो 6 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कोई वस्तु अगर चल रही है तो उसकी गति को बढ़ाओगे तो गति ऊर्जा जो होगी उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाए, 4 गुनी हो जाएगी। सॉरी, कितना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य न तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है? तो जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना, वही इस बात को बताता है कि द्रव्य जो होता है, यानी कि पदार्थ जो होता है, उसको ना पैदा किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ उसको बदला जा सकता है। ये कौन सा नियम है? ऊर्जा संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग ये बातें कही जाती हैं। तो दिमाग में रखिएगा कि इस बात को कौन कहता है कि द्रव्य ना तो ख़त्म होगा, ना ही उसको पैदा किया जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है। तो द्रव्य माने पदार्थ, वो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन कह रहा साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? जब साइकिल चलाते हैं तब क्यों झुक जाते हैं? वजह देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग करते हो ये सारा काम, लेकिन वजह नहीं पता है, और एग्जामों में यह पूछेगा। अगर साइंस सीखना है तो वो हर चीज़ का वजह खोज कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, यही तो साइंस है। देखो, दिमाग लगा दिया हमें कि साइकिलिया जब चलाते हैं तो कहीं झुक जाते हैं, तो वजह सिर्फ ये, वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बन जाए। लेकिन जो उसका आधार है ना घूमने का, जो गुरुत्वीय केंद्र है यहाँ सेंटराइज बन जाए ऐसे, ताकि ये जो है साइकिल अपना बैलेंस बना करके आगे बढ़ जाए। समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे 50 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हमारे पास 250 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिनका मैं वीडियो आपको 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। आई थिंक आपको ये पसंद भी आ रहा होगा। अगर दोस्तों पसंद आ रहा है यार, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हमारे रिवीजन के साथ साथ आपका भी रिवीजन हो, आपके दोस्त का भी रिवीजन हो, और ये जो इतने दिन से इतनी पुरानी वैकेंसी रुकी हुई है ग्रुप डी, सबका क्लियर हो जाए। जितने लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं सबका हो जाए। समझ में आ गया? तो आप ज़रूर सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा भी सपोर्ट कीजिए, अपना भी जो है सपोर्ट बनाइए। ठीक है, और आगे बढ़िए साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।